क्या कभी ऐसा विचार मन में आया है कि जो इंसान हमारी सबसे ज्यादा परवाह करता है वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब हम तो ये मानते हैं ना कि सच्चा प्यार एक सुरक्षित पनाहगाह होता है। बिल्कुल, हम सब यही सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ना, जो प्यार हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित और खास महसूस कराता है वही एक अनअपेक्षित संकट के आने पर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हाँ, और सैली वेंटवर्थ की किताब ब्रोकन डेस्टिनी की मुख्य पात्र जेंसी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। सही कहा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास इसी कहानी के कुछ बेहद दिलचस्प अंश है। पहली नज़र में एक क्लासिक रोमांस की तरह लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसी युवा महिला की दिल दहला देने वाली कहानी है जिसका सामना एक भयानक मेडिकल क्राइसिस से होता है। ब्रेस्ट कैंसर। हाँ, तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे एक गंभीर बीमारी सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि एक इंसान की अपनी पहचान और उसके सबसे गहरे रिश्तों को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। और ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके जीवन के किसी न किसी हिस्से को छूता है। इंसान अपनी शारीरिक छवि या कहले बॉडी इमेज को लेकर हमेशा एक अजीब सी कश्मकश में रहता है। बिल्कुल। जब वो छवि टूटती है ना, तो दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये कहानी एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है कि कोई इंसान दर्द और सबसे बढ़कर दूसरों की दया से बचने के लिए किस हद तक जा सकता है। मतलब दया का पात्र बनने का डर। एग्जैक्टली। हम आज सिर्फ कहानी के पन्नों को नहीं पलटेंगे बल्कि उन मानवीय भावनाओं की परतों को उधेड़ेंगे जो अक्सर डर और असुरक्षा के अंधेरे में पनपती हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। कहानी की शुरुआत से ही इस मनोविज्ञान को डिकोड करते हैं। जेंसी और डंकन की मुलाकात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। हाँ, वो हैमरस्मिथ पैलेस वाला सीन। बिल्कुल। जेंसी महज 23 साल की है, एक बेहद सफल और खूबसूरत मॉडल। उनकी मुलाकात लंदन के हैमरस्मिथ पैलेस में होती है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध की याद में एक चैरिटी डांस का आयोजन हो रहा है। और डंकन का वो विंटेज लुक। हाँ, डंकन ने अपने परदादा की पुरानी RAF स्क्वाड्रन लीडर की विंटेज वर्दी पहनी हुई है। उसी वक्त एक एयर रेड सायरन बजने का नाटक होता है और उसी ड्रामे, उसी पुरानी दुनिया के जादू के बीच वो दोनों मिलते हैं। एक बहुत ही जादुई शुरुआत है ना? ये सब इतना परफेक्ट है कि लगता है जैसे किसी ने इसे कैनवस पे उकेरा हो। वो कैनवस वाला संदर्भ यहाँ बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि डंकन असल में एक कलाकार है। पेशे से तो वो अपने पारिवारिक व्यवसाय में एक आर्किटेक्ट है, लेकिन उसका असली जुनून पेंटिंग है। राइट। जब आप उस विंटेज माहौल को देखते हैं, वो युद्ध का ड्रामा, सायरन, लिव फॉर टुडे वाली भावना, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि दोनों इतनी जल्दी एक दूसरे के प्यार में क्यों पड़ गए। बिल्कुल। लेकिन डंकन के लिए जेंसी सिर्फ एक प्रेमिका नहीं है। एक कलाकार के तौर पर उसे जेंसी में सुंदरता का एक चरम रूप दिखता है। वो सुंदरता को एक तरह से पूजने लगता है। और यही पूजा आगे चलकर एक बहुत बड़ा फंदा बन जाता है। कैसे? मतलब डंकन जेंसी के खूबसूरती का इस कदर दीवाना है कि वो उसकी एक सररियलिस्ट पेंटिंग बनाता है। इस पेंटिंग में वो जेंसी को एक पेड़ के रूप में दिखाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो जानबूझकर उसके कपड़ों को फाड़कर उसके बाएं स्तन को अपनी कला का मुख्य केंद्र बनाता है। ओह, ये एक बहुत बड़ा सिंबल है कहानी में। बिल्कुल। वो बार बार जेंसी से कहता है कि उसे उसके शरीर से, उसके वक्षों से प्यार है। इसके बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत रोज डायमंड की अंगूठी के साथ सगाई करते हैं और केंट में एक पुराने ऑयस्ट हाउस को, जो एक पुरानी भट्टी होती है, उसे अपने सपनों का घर बनाने की योजना बनाते हैं। सब कुछ बहुत ही आइडियलिस्टिक लग रहा है। बहुत ज्यादा। अगर मैं इस पूरी स्थिति का विश्लेषण करूं तो डंकन का प्यार उस महंगी रोज डायमंड की अंगूठी की तरह था। दिखने में बेहद खूबसूरत, लेकिन असल में वो एक हथकड़ी थी। एक हथकड़ी। हाँ, जैसे किसी मूर्तिकार को अपनी ही बनाई हुई सबसे खूबसूरत मूर्ति से प्यार हो जाए। उसने जेंसी को एक ऐसे पेडेस्टल पे बिठा दिया था जहां से नीचे गिरने का मतलब था सब कुछ खो देना। क्या किसी रिश्ते की नींव सिर्फ शारीरिक परफेक्शन पे टिक सकती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि डंकन का ये कहना कि सुंदरता ही पूजा की योग्य है, प्यार के खुशनुमा पलों में तो एक तारीफ की तरह लगता है। हाँ, लड़कियों को अच्छा भी लगता है सुनना। बिल्कुल, लेकिन असल में ये एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। जब आप किसी को उसकी शारीरिक पूर्णता के लिए पूछते हैं तो आप अनजाने में उससे एक सामान्य इंसान होने का हक छीन लेते हैं। सही बात है। इंसान बीमार पड़ते हैं, बूढ़े होते हैं। एग्जैक्टली। उनके शरीर बदलते हैं,
डंकन का ये कलात्मक जुनून अनजाने में जेंसी के अवचेतन मन में ये बात गहराई से बैठा देता है कि उसकी अहमियत सिर्फ और सिर्फ उसकी इसी परफेक्ट सुंदरता में है। और उस परफेक्शन के टूटने का वक्त बहुत जल्दी आ जाता है। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ग्रीस वाला असाइनमेंट? हाँ, जेंसी ग्रीस में एक मॉडलिंग असाइनमेंट पर है जहां उसे अचानक अपने बाएं स्तन पर कुछ सिकुड़न महसूस होती है। ये कोई आम बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। लंदन वापस आने पर वो डॉक्टर से मिलती है, बायोप्सी होती है और जो सच सामने आता है वो किसी भी इंसान की दुनिया उजाड़ने के लिए काफी है। उसे स्तन कैंसर है। और इलाज का तरीका? तुरंत रेडिकल मास्टेक्टमी। इसका मतलब है कि उसका बायां स्तन, लिम्फ ग्रंथि और छाती की मांसपेशियों को पूरी तरह से हटाना होगा। जरा उस पल की गंभीरता को समझिए। एक 23 साल की लड़की के लिए ये निदान एक डेथ सेंटेंस की तरह है। हाँ, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक रूप से भी। इतनी कम उम्र में इस बीमारी के होने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए ये और भी बड़ा सदमा है। वो डॉक्टर से गुहार लगाती है कि क्या सिर्फ गांठ को निकाला जा सकता है, जिसे लंपेक्टोमी कहते हैं, या कि ऑपरेशन के तुरंत बाद कोई इम्प्लांट किया जा सकता है। लेकिन मेडिकल वास्तविकता बहुत क्रूर होती है। कंसल्टेंट उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे कम से कम 2 साल तक इंतजार करना होगा। 2 साल एक मॉडल के लिए बहुत लंबा वक्त है। बहुत लंबा। ऑपरेशन होता है और जेंसी के शरीर पर 35 टांकों का एक बड़ा गहरा निशान रह जाता है। अब इसे इस नजरिए से देखते हैं। जेंसी एक मॉडल है, उसका शरीर ही उसका करियर है, उसकी पहचान है, और सबसे बड़ी बात, डंकन के प्यार की इकलौती नींव भी वही है। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ही झटके में उसका पूरा वजूद सवालों के घेरे में आ गया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो समाज में महिलाओं के शरीर और सुंदरता को लेकर जो अवास्तविक आदर स्थापित किए गए हैं, वे बीमारी के समय महिलाओं को मानसिक रूप से कितना अकेला कर देते हैं। बिल्कुल, वो एकदम अलग थलग पड़ जाती है। जिनसी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा इस बात के आघात से जूझ रही है कि वो अब विकृत हो गई है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो डंकन को सच्चाई क्यों नहीं बताती। हाँ, यही मुझे भी समझ नहीं आया। इसका जवाब इंसानी कमजोरी और डर में छिपा है। जेंसी को यकीन है कि डंकन जो सुंदरता की पूजा करता है, उसे एक अधूरी औरत के रूप में देखेगा। उसे ये डर नहीं है कि डंकन उसे छोड़ देगा। अच्छा। हाँ, डंकन एक जिम्मेदार इंसान है, वो शायद उसके साथ रहे। लेकिन जेंसी को डर है कि डंकन की आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि सिर्फ तरस होगा, दया होगी। और मनोविज्ञान में दया अक्सर इंसान को पूरी तरह से शक्तिहीन कर देती है। वो डंकन की दया नहीं चाहती। मैं इस बात से सहमत हूं कि दया इंसान को कमजोर महसूस कराती है, लेकिन इसके बाद जेंसी जो करती है वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। उसने क्या किया? वो फोन करती है। जेंसी डंकन को फोन पर सच्चाई बताने की कोशिश करती है, जो उस वक्त न्यूजीलैंड में है। लेकिन फोन पर डंकन उसके शरीर और उसकी खूबसूरती की इतनी तारीफ करने लगता है कि जेंसी की हिम्मत टूट जाती है। वो एक तरह से ट्रिगर हो जाती है। हाँ, फिर वो क्या करती है, वो डंकन को एक झूठा खत लिखती है कि वो किसी और आदमी के साथ भाग रही है। ओह, एक पूरी झूठी कहानी। बिल्कुल। वो अपनी संगाई की अंगूठी वापस छोड़ देती है और यॉर्कशायर के एक बहुत ही दूर दराज और सुनसान इलाके में अपनी दिवंगत आंट सेसिली के कॉटेज में छिपने चली जाती है। मेरा सवाल यह है कि क्या जेंसी का अपनी बीमारी को छिपाना और खुद को एक धोखेबाज साबित करना किसी भी तरह से सही ठहराया जा सकता है? ये एक मुश्किल सवाल है। मतलब, क्या हम अक्सर अपने प्रियजनों को दर्द से बचाने के नाम पर असल में उनके साथ सबसे बड़ा धोखा नहीं करते? ये देखने में धोखा जरूर लगता है, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में इसे एक बहुत ही चरम प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। जब दिमाग किसी भारी आघात को नहीं सह पाता तो वो वास्तविकता को ही तोड़ मरोड़ देता है। खुद को ही विलन बना लेना। एग्जैक्टली। जेंसी ने खुद को डंकन की कहानी का विलन इसलिए बनाया क्योंकि अपराध बोध या गिल्ट सहना आसान है, लेकिन किसी की दया का मोहताज होना एक ऐसा मानसिक उत्पीड़न है जिसे सहने की कल्पना भी उसे डरा रही थी। वो दया से भाग रही थी। हाँ, वो दया का पात्र बनने से बेहतर एक धोखेबाज कहलाना मानती है। उसने डंकन के फैसले का हक उससे छीन लिया क्योंकि उसे डर था कि डंकन का फैसला भी अंततः उसे दर्द ही देगा। ये एक दिलचस्प नजरिया है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। यॉर्कशायर जाकर वो क्या कर रही है? वो अपनी पहचान छिपाने के लिए ढीले ढाले स्वेटर पहन रही है। हाँ, अपने शरीर को छिपाने की कोशिश। और अस्पताल से मिले कृत्रिम अंग या प्रोस्थेसिस से नफरत कर रही है। वो पूरी दुनिया से कट गई है।
वो एक रिक्लूस बन गई है, जैसे उसने खुद को एक अदृश्य जेल में बंद कर लिया हो। वो एक तरह के शोक या ग्रीफ में है। बिल्कुल। वहां उसकी मुलाकात एक पड़ोसी किसान रॉब लिंटन से होती है, जो उसकी आंट सेसिली की पुरानी डैमलर कार की देखभाल करता था। रॉब को लगता है कि जेंसी किसी बुरी रिलेशनशिप से टूटकर यहाँ आई है और वो उसे लेकर काफी प्रोटेक्टिव हो जाता है। रॉब का किरदार यहाँ बहुत जरूरी है ना? लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जेंसी ने खुद को बचाने के लिए जो जाल बुना, उसने डंकन की जिंदगी में जो भूचाल लाया, क्या वो उसके नतीजों के लिए तैयार थी? कोई भी इंसान ऐसे नतीजों के लिए तैयार नहीं होता। जेंसी ने सोचा था कि डंकन उसे एक धोखेबाज मानकर नफरत करेगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसने डंकन के जुनूनी स्वभाव का सही आंकलन नहीं किया था। और डंकन का वो स्वभाव बहुत जल्द सामने आ जाता है। वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसने क्या किया? वो जासूसों को काम पर रखता है, जो यॉर्कशायर में ब्रूस नाम के हर व्यक्ति का रिकॉर्ड छान मारते हैं। ब्रूस? हाँ, क्योंकि उसे लगता है वो किसी आदमी के साथ भागी है। महीनों की खोजबीन के बाद डंकन उस दूर दराज के कॉटेज में पहुंच जाता है, लेकिन वो प्यार में हारा हुआ इंसान नहीं है। वो बेहद गुस्से में है और बदला लेना चाहता है। एक घायल प्रेमी। बिल्कुल। जब वो जबरदस्ती घर में घुसता है और जेंसी के साथ आक्रामक होता है, तो रॉब उसे बचाने आता है और दोनों आदमियों के बीच हिंसक लड़ाई होती है। यहाँ तक तो ठीक है कि उसे झटका लगा है, लेकिन इसके बाद डंकन जो करता है वो मुझे बहुत परेशान करता है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। आप डंकन के उस रवैये की बात कर रही हैं जो लड़ाई के बाद शुरू होता है? हाँ, डंकन वहां से वापस जाने से साफ इनकार कर देता है और उसी कॉटेज के एक खाली कमरे में डेरा डाल देता है। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत। बिल्कुल। जेंसी अपने झूठ को कायम रखते हुए कहती है कि वो पेरिस के एक फ्रांसीसी प्रेमी के साथ भाग गई थी और अब वो रिश्ता खत्म हो गया है। डंकन जेंसी को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए अपनी एक बहुत ही क्रूर चाल चलता है। वो पेंटिंग वाला हिस्सा? हाँ, वो अपनी अधूरी पेंटिंग साथ लाया है, जिसमें उसने जेंसी को एक खूबसूरत बस्ट या संगमरमर की मूर्ति के रूप में दिखाया था। वही पेंटिंग जो उसकी शारीरिक परफेक्शन का प्रतीक थी। वो उस पेंटिंग को घर के ड्राइंग रूम में रख देता है। ओफ, ये बहुत ही क्रूर है ना? जब जेंसी उसे देखती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि जेंसी अपनी दोस्त विक्की को लंदन से बुलाती है। विक्की को क्यों? वो विक्की से एक चौंकाने वाली गुजारिश करती है कि विक्की डंकन को अपनी तरफ आकर्षित करे, उसे सिड्यूस करे, ताकि डंकन जेंसी का पीछा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। ये बहुत ही एक्सट्रीम कदम है। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए, महीनों तक पीछा करना, जासूस लगाना, घर में जबरदस्ती घुसकर बैठ जाना और मानसिक प्रताड़ना देना, क्या डंकन का ये बर्ताव प्यार है या ये उसके घायल पुरुष अहंकार और जुनून का नतीजा है? हम इसे प्यार कैसे कह सकते हैं? आपकी ये बात बिल्कुल जायज है। डंकन का व्यवहार यहाँ प्यार नहीं बल्कि एक गहरी टॉक्सिसिटी को दर्शाता है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? अगर हम इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक तंत्र को समझें तो ये एक इंसान के पूरी तरह से टूट जाने की कहानी है। जब किसी को अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के छोड़ दिया जाता है तो उसे जो मनोवैज्ञानिक क्लोजर नहीं मिलता वो उसे पागलपन की हद तक धकेल सकता है। बिना वजह छोड़े जाने का दर्द। हाँ, डंकन का अहंकार, उसका मेल ईगो बुरी तरह घायल है। उसकी नज़र में जेंसी ने उसके सच्चे प्यार को किसी और के लिए ठुकरा दिया है। दोनों ही पात्र अपनी जगह सही हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से गहरे दर्द में हैं। एक तरफ जेंसी है जो अपने शरीर को लेकर शर्मिंदा है और दूसरी तरफ डंकन है जिसका प्यार और भरोसा तोड़ा गया है। एग्जैक्टली। वो उस पेंटिंग का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता है, बिना ये जाने कि वो जेंसी के सबसे गहरे घाव को कुरेद रहा है। ये एक तरह का युद्ध है जहां दोनों ही पात्र अपनी अपनी जगह उस दर्द से लड़ रहे हैं जो उन्होंने खुद ही पैदा किया है। जेंसी अपने शरीर को लेकर इतनी डरी हुई है कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के पीछे छिपा रही है। और डंकन उस धोखे का कारण जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हाँ, दोनों ही अपने अपने आघात में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें एक दूसरे का दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा। ये बहुत ही विडंबनापूर्ण है कि जो दो लोग एक दूसरे को सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो ही अब एक दूसरे को सबसे ज्यादा मानसिक चोट पहुंचा रहे हैं। सही बात है। जेंसी का ये सोचना कि वो डंकन को सच्चाई बताकर दया का पात्र बन जाएगी और डंकन का ये सोचना कि जेंसी ने उसे धोखा दिया है, ये दोनों ही गलतफहमियां इस रिश्ते को दीमक की तरह खा रही हैं।
ये कहानी इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे संवाद या कम्युनिकेशन की कमी किसी भी रिश्ते के लिए सबसे घातक साबित हो सकती है। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी और इसके मानसिक उतार चढ़ाव को खंगालने के बाद हम निष्कर्ष के तौर पर क्या कह सकते हैं? ये स्पष्ट है कि हमारी स्रोत सामग्री सिर्फ एक हल्का फुल्का रोमांस या ड्रामा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में शरीर की छवि, कैंसर जैसी बीमारी के गहरे मनोवैज्ञानिक आघात और इस बात का एक सूक्ष्म अध्ययन है कि कैसे डर से पैदा हुई गलतफहमियां सबसे मजबूत रिश्तों को भी जड़ से तबाह कर सकती हैं। और ये बात सिर्फ इस कहानी तक सीमित नहीं है। हम सभी को इस बात पर विचार करना चाहिए। क्या हम भी कभी-कभी अपनी कमियों, अपने डर या अपने दर्द को दूसरों से इसलिए नहीं छिपाते क्योंकि हम पहले से ये मान लेते हैं कि सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या होगी? हाँ, हम दूसरों को जज करने से पहले खुद को जज कर लेते हैं। सही कहा। जेंसी ने खुद को डंकन के नजर से देखा और उसे लगा कि वो अब प्यार के लायक नहीं रही। क्या हमारा ये डर, ये पूर्व धारणा असल में संवाद को, कम्युनिकेशन को खत्म नहीं कर देता? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। हम अक्सर अपने डर को ही अपनी हकीकत मान लेते हैं। इस गहन चर्चा को समेटते हुए मैं चाहूंगी कि जो भी लोग आज ये विश्लेषण सुन रहे हैं वे एक अंतिम विचार के साथ जाएं। एक ऐसा सवाल जिस पर वे बाद में भी विचार करते रहें। वो सवाल क्या है? इसे ऐसे सोचते हैं, जेंसी को पूरा यकीन था कि डंकन का वो सुंदरता का पंथ, उसकी वो परफेक्शन की चाहत जेंसी को एक खंडित शरीर के साथ कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसी खौफ से उसने ये सारा जाल बुना। लेकिन जरा सोचिए, अगर जेंसी ने वो खत लिखने के बजाय डंकन को असलियत बता दी होती, अगर डंकन को पता चल जाता कि उसकी जेंसी किस भयानक तकलीफ से गुजर रही है, तो क्या उसका सच्चा प्यार सुंदरता की उसकी परिभाषा को बदल नहीं देता? ये एक बहुत बड़ी क्या होता अगर वाली स्थिति है। हाँ, या फिर क्या जेंसी का डर 100% सही था? क्या हकीकत में डंकन का वो कलात्मक जुनून उस क्रूर सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार वो जेंसी को छोड़ ही देता? मतलब क्या सच्चा प्यार शारीरिक बदलावों की इस क्रूर सच्चाई के आगे टिक सकता है? एग्जैक्टली। ये एक ऐसा सवाल है जो स्रोत सामग्री की सीमाओं से परे जाकर मानवीय रिश्तों की असल कसौटी पर सवाल खड़ा करता है। क्या हम खामियों के साथ किसी को प्यार करने की हिम्मत रखते हैं? ये वो सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए।